नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइएगा। इसके बाद हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और आज के सेशन में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए साइंस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ये साइंस के प्रश्न आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, ये कला और विज्ञान वर्ग दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई-बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूँगा सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, विसर्जन है, परावर्तन है, अपवर्तन है। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे। बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और जिनके पूछे आने की संभावना बहुत अधिक है। साइंस के प्रश्नों को हम लोग करेंगे और ये जो प्रश्न है ये कला और विज्ञान वर्ग दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोनों को देखना है। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? आप क्या कहोगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विसर्जन, अपवर्तन, परावर्तन। क्या हो जाएगा? तो पहले प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या होता है? आप कहोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले हीरे की जो चमक है, ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछे जाए कि जो हीरे की चमक होती है, हीरा जो चमकता है, तो हीरे की चमक के पीछे क्या होता है? तो हीरे की चमक के पीछे भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही कारण होता है। ठीक है, तो हीरे की चमक अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपसे पेरिस्कोप की बात कर ले। पेरिस्कोप क्या होती है? जो पेरिस्कोप की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो भारतीय नौसेना या फिर नौसेना में समुद्री जहाज पनडुब्बियों में जिनका इस्तेमाल होता है, ठीक है, पनडुब्बियों में बाहर की चीजों को देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है और वहां पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको देखने को मिलेगा। दूरबीन की अगर हम लोग बात कर लें तो दूरबीन में भी आपको क्या हो जाएगा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको देखने को मिलता है। तो ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। मृग तृष्णा बनना, हीरे की चमक, पेरिस्कोप, दूरबीन, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइट होता है। कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का मिश्रण होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम लोग बात करें तो इसको आप और क्या कर सकते हो? इसको आपको विरंजक चूर्ण भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे क्या कर सकता है? आपसे विरंजक चूर्ण भी पूछा जा सकता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कहे, विरंजक चूर्ण कहे, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो पीने के जल जो है, पानी जो पेयजल है, पेयजल को शुद्ध करने में, कपड़ों का रंग उड़ाने में, चीनी सफेद करने में, इन सब जगहों पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। तो कपड़ों का रंग उड़ाना है, अगर रंगीन कपड़े हैं और उसमें आप ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे तो फिर रंग उड़ जाएगा। ठीक है, तो कपड़ों के रंग उड़ाने में, चीनी को सफेद करने में और पेयजल को शुद्ध करने में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। और ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या होता है? तो आप क्या कहोगे? तो ऑप्शन संख्या बी कहोगे। कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है और बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? तो ब्यूटेन है, बायोगैस है, हाइड्रोजन है, मीथेन है। 63वें प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? तो ब्यूटेन है, बायोगैस है, हाइड्रोजन है, मीथेन है। चलिए इस प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सीएनजी में जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ठीक है, जो वाहनों में जो सीएनजी भरी जाती है उसमें मुख्य घटक अगर आपसे पूछा जाए कि उसमें सीएनजी में मुख्य घटक क्या होता है, तो आप कहोगे मीथेन होता है। अगर आपसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो घरों में जो रसोई गैस इस्तेमाल होती है उसमें आपसे मुख्य घटक पूछा जाएगा तो आप कहोगे ब्यूटेन होती है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है। बायोगैस में अगर हम लोग बात करेंगे, बायोगैस में कौन सी मुख्य गैस होती है, तो आप कहोगे मीथेन होती है। ठीक है, बायोगैस में मुख्य गैस आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे मीथेन होती है।
सर्वोच्च सूचकांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम जो है, ठीक है, तो ये इसका उष्मांक होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग के द्वारा, आयाम के द्वारा, तरंग दैर्ध्य के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा। जो प्रकाश का रंग है तो वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, वेग के द्वारा, आयाम के द्वारा, तरंग दैर्ध्य के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा। क्या हो जाएगा बताइएगा। तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, प्रकाश का रंग जो है वो तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, सबसे ज्यादा किसकी तरंग दैर्ध्य होती है, तो आप कहोगे लाल रंग की। ठीक है, लाल रंग की सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है। और अब से सबसे कम पूछ ले कि सबसे कम किसकी होती है, तो आप कहोगे बैगनी कलर की। ठीक है, बैगनी कलर की सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, पेट्रोल गैस है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय विखंडन है, संलयन है, पेट्रोल गैस है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया है। क्या हो जाएगा, तो आपको पता है सूर्य पर अगर हम लोग बात करेंगे तो दो गैसें देखने को मिलेंगी। एक तो आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तो आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन का अगर आपसे प्रतिशत पूछा जाए तो आप कहोगे 71 से लेकर के 75% तक। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्रतिशत की बात करें तो 71 से लेकर के 75% तक सूर्य पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। शेष में अगर हम लोग बात करेंगे तो हीलियम प्रमुख गैसें हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम जो है इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, क्या होगा, संलयन की क्रिया होगी और इसी से सूर्य की ऊर्जा बनती है। तो ऑप्शन संख्या क्या कहोगे, तो आप कहोगे बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नाभिकीय संलयन का इस्तेमाल हाइड्रोजन बम के निर्माण में भी किया जाता है। नाभिकीय संलयन जो है तो इसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर, तो हाइड्रोजन बम में भी किया जाता है। विखंडन की अगर हम लोग बात करेंगे तो नाभिकीय विखंडन जो है ये परमाणु बम में। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर, तो ये आप कहोगे परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन का इस्तेमाल होता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, दूध से, सोयाबीन से, चावल से, मछली से। बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, दूध से मिलेगा, सोयाबीन से मिलेगा, चावल से मिलेगा, या फिर मछली से मिलेगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या कर देंगे, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, दूध से। ठीक है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक जो फास्फोरस है वो कहाँ से मिलेगा, तो आप कहोगे दूध से मिलेगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि दूध में कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे विटामिन ए होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो विटामिन B2 होता है और विटामिन डी होते हैं। तो ये सारे जो विटामिन हैं ये सब आपको दूध में देखने को मिलेंगे। और शाकाहारियों को अपने शरीर के लिए आवश्यक जो फास्फोरस है वो दूध से मिलता है। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपसे विटामिन के नाम भी पूछे जा सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहोगे रेटिनॉल है। विटामिन B2 की अगर हम लोग बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहोगे राइबोफ्लेविन है। देखिए क्या है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहोगे राइबोफ्लेविन है। ठीक है, विटामिन डी की आप बात करेंगे तो डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहोगे कैल्सीफेरॉल है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ऑक्सीजन की खोज किसने की है, विलियम हार्वे ने की है, मेंडलीव ने की है, प्रिस्टले ने की है, रदरफोर्ड ने की है। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की खोज किसने की है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो रदरफोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है। ठीक है, क्या किया है, तो प्रोटॉन की खोज की है किसने, रदरफोर्ड ने। मेंडलीव की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेंडलीव ने क्या किया है, तो इन्होंने तत्वों की आवर्त सारणी को बनाने का काम किया है। ठीक है, तत्वों की आवर्त सारणी, मेंडलीव की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने तत्वों की आवर्त सारणी को बनाने का काम किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विलियम हार्वे की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने रक्त परिसंचरण, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन्होंने किसकी खोज की है, तो आप कहोगे रक्त परिसंचरण की खोज की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वेल ने की।
ऑक्सीजन की खोज कह रहा है, ऑक्सीजन की खोज आप कहोगे प्रिस्टले ने की है, ठीक है, प्रिस्टले ने की है। कब की है, कब की है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 1774 में, 1774 में प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा नहीं ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, क्यों? अगर हम लोग प्रेशर कुकर में कोई भोजन बनाते हैं तो वो जल्दी बन करके तैयार हो जाता है, जल्दी पक जाता है। कारण क्या होता है? कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, कुकर के भीतर क्वथनांक घट जाता है, कुकर के भीतर उष्मा का वितरण समान रूप से हो जाता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को, ठीक है, कम कर देता है। कारण क्या होता है? चलिए जल्दी से बताएंगे। आप कहेंगे कुकर के भीतर का जो क्वथनांक है वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है, ठीक है, कुकर के भीतर का जो क्वथनांक है वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग क्या होगा? नीला होगा, भूरा होगा, सफेद होगा, काला होगा। बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग क्या होगा? तो आप कहोगे काला होगा, ठीक है, क्या होगा? काला होगा। और जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है, तो उसका रंग क्या होगा? तो उसका रंग सफेद होगा, याद रखेंगे। परावर्तित करेगी तो वो सफेद होगा, अवशोषित करेगी तो वो फिर काला हो जाएगा। तो दोनों तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सूर्य के उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश की बात कर लें, है ना, सूर्य के प्रकाश की बात कर लें, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे लगभग 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 8 मिनट अगर हम लोग बात करें 16 सेकंड, तो आप ऑप्शन संख्या क्या करोगे? आप कहोगे लगभग सॉरी 8 सेकंड कह रहा है ना, नहीं 8 सेकंड तो नहीं होगा भाई, ठीक है। क्या हो रहा है? तो सूर्य के प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आप कहोगे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। यहाँ पर 1 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, इनमें से कोई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूरदर्शी का उपयोग होता है दूर की वस्तुओं को देखने में, सूक्ष्म गणनाओं में, छोटी वस्तुओं को देखने में, समय के मापन में। दूरदर्शी का उपयोग कहाँ पर होता है? चलिए इस प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो दूरदर्शी का इस्तेमाल जो है वो दूर की, क्या हो जाएगा? तो दूरदर्शी की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूरदर्शी का इस्तेमाल जो है वो दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है, ठीक है। दूरदर्शी, दूर की वस्तुओं को देखने में दूरदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा लेंस होता है, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे उत्तल लेंस, ठीक है। कौन से? तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है? बताइएगा तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें पेयजल को, ठीक है, पीने योग्य जो जल होता है, जो पेयजल होता है उसको शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का, फ्लोरीन का, आयोडीन का, या फिर पोटेशियम क्लोरेट का। चलिए बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप कहोगे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है फिटकरी का इस्तेमाल, ठीक है, फिटकरी का इस्तेमाल भी पानी को शुद्ध करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो परमैंगनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और किसका, तो आप कहोगे क्लोरीन का, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो क्लोरीन का। तो इन सारी चीजों को, ठीक है, पेयजल को शुद्ध बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप कहोगे क्लोरीन का, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का, फिटकरी का, पोटेशियम परमैंगनेट का, इन सब का पानी को शुद्ध बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जल को छानना, ठीक है, जल को छानना और उबालना, ठीक है, उबालना, ये भी पानी को शुद्ध करने के तरीके हैं कि पानी को छाना जाए,
ठीक है, फिल्टर किया जाए और उनको उबाला जाए, ठीक है, उनको गर्म किया जाए। तो ये भी तरीके हैं पानी को शुद्ध करने के। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिसमें निम्नलिखित का मापन होता है। सेक्सटेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक यंत्र है और इसके द्वारा किसका मापन करते हैं? वायु आर्द्रता का, गोलीय वस्तुओं की वक्रता का, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी का, समतल सतह के क्षेत्रफल का। बताएंगे क्या हो जाएगा? तो बीएड प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं, साइंस के प्रश्नों को कर रहे हैं और ये प्रश्न जो है वो, ठीक है, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आर्ट्स ग्रुप वाले हैं या फिर, ठीक है, आर्ट्स ग्रुप वाले हैं या फिर साइंस ग्रुप वाले हैं, सभी के लिए साइंस के प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला पेपर जो जनरल पेपर होता है, कॉमन पेपर होता है, वहां पर इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि सबके लिए सेम होते हैं। फिर चाहे आप आर्ट्स ग्रुप वाले हो, चाहे, ठीक है, चाहे आर्ट्स ग्रुप वाले हो या फिर साइंस ग्रुप वाले हो। सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें निम्नलिखित का मापन करते हैं। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी का। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी का मापन जो है वो सेक्सटेंट के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सॉर्स विषाणु की शुरुआत कहां पर हुई है? सिंगापुर में, मलेशिया में, चीन में, वियतनाम में। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो सॉर्स विषाणु की अगर हम लोग बात करेंगे तो सॉर्स विषाणु जो है इनकी शुरुआत कहां पर हो रही है? क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे चाइना में। ठीक है, मैक्सिमम जितने वायरस शुरू हो रहे हैं सब चाइना में ही शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे कोरोना आया था, ठीक है, तो कोरोना वायरस की शुरुआत भी चीन से, चाइना से ही हुई थी। सॉर्स विषाणु की बात करेंगे, वायरस की बात करेंगे तो ये भी चीन से शुरू हो रहा है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं या फिर पीछे की तरफ खींचते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? तो अगर हम लोग बात करेंगे, जब आप क्रिकेट खेलते होंगे या किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखते होंगे तो आप देखते होंगे जब कैच पकड़ते हैं तो कैच को पकड़ने के दौरान हाथ को, ठीक है, नीचे की तरफ या फिर पीछे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, इस कारण क्या होता है? ऐसा करने से चोट नहीं लगती है, चोट से बचा जा सकता है। और यह किस नियम के कारण होता है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण होता है, संवेग संरक्षण के कारण होता है, द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण के कारण होता है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। तो क्या हो जाएगा? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम काम करता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संवेग संरक्षण के कारण। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पायरिया जो है निम्नलिखित में से निम्नलिखित अंग का रोग है। पायरिया अगर हम लोग बात करें तो ये किस अंग से, मानव शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? मसूड़े से, गले से, जीभ से, जबड़े से। क्या हो जाएगा? तो पायरिया अगर हम लोग बात करें तो किस अंग का रोग है, तो आप क्या कहोगे? तो ये मसूड़े से संबंधित रोग है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके शरीर, आपके दांतों से जो है खून आने लगते हैं, मसूड़ों में सूजन आने लगती है, दांत गिरने फिरने लगते हैं। तो ये सब होता है और ये सब किस लिए होता है? कि विटामिन सी की कमी है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो विटामिन सी की कमी है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, एक बड़ा कारण यह है कि विटामिन सी की कमी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर परिवर्तित नहीं होता है, बढ़ता है, नीचे की ओर गिरता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। क्या हो जाएगा? तो पानी के टैंक में अगर हम लोग बात करें तो पानी के टैंक में एक बर्फ की गेंद जो है वो तैर रही है और जब बर्फ पूरी तरीके से पिघल जाएगी तो फिर जो पानी का जल स्तर जो पहले था और गेंद के पिघलने के बाद पानी के जल स्तर में क्या अंतर आएगा? क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा, या फिर पानी का जल स्तर बढ़ जाएगा, पानी का स्तर नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? 19वें प्रश्न की बात करेंगे, आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, जितना जल स्तर था उतना ही जल स्तर रहेगा। क्यों रहेगा? तो यहाँ पर हम लोग बात करें कौन सा सिद्धांत काम करेगा, तो आप कहोगे आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करेगा। ठीक है, कौन सा? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करेगा। और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि कोई भी वस्तु जो है वो अपने वजन के बराबर पानी विस्थापित, जैसे गेंद की बात करें, जो बर्फ की गेंद है, तो जब वो पिघलती है तो वो क्या करेगी? तो वो अपने वजन के बराबर ही पानी को विस्थापित करेगी। ठीक है, इसलिए पानी के जलस्तर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, जितना था उतना ही रहेगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है पीसा की झुकी हुई मीनार। पीसा की झुकी हुई मीनार
लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इटली में अगर हम लोग बात करेंगे, आपसे डायरेक्ट प्रश्न भी कई बार बन सकता है कि जो पीसा की झुकी हुई मीनार है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? तो आप क्या कहिएगा? तो आप कहेंगे ये आपको इटली में देखने को मिलेगी। और ये झुकी हुई जो मीनार है तो ये गिरती क्यों नहीं है? तो यह शिखर पर टेपरित होती है, यह बृहद आधार क्षेत्र घेरती है, इसका गुरुत्व केंद्र निम्नतम स्थिति पर रहता है, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। क्या हो जाएगा? 80वें प्रश्न की बात करेंगे तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। पीसा की झुकी हुई मीनार जो कि इटली में है गिरती नहीं है, कारण यह है कि मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वो मीनार के आधार के अंदर रहती है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। फेहलिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होता है? फेहलिंग विलियन परीक्षण किसके लिए उपयुक्त होता है? एल्डिहाइड के लिए, अम्ल के लिए, अल्कोहल के लिए या फिर ईथर के लिए? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो फेहलिंग विलियन परीक्षण जो है वो किसके लिए उपयुक्त होता है? तो आप कहोगे एल्डिहाइड के लिए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो कौन सा अम्ल जो है वो संतृप्त है? क्रोटोनिक है अम्ल है, एक्रेलिक अम्ल है या फिर ऑलिक अम्ल है या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा अम्ल जो है वो संतृप्त है? ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो क्रोटोनिक अम्ल है, एक्रेलिक अम्ल है, ऑलिक अम्ल है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप कहोगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सारे के सारे अम्ल जो है वो असंतृप्त है। यहाँ पर आपसे संतृप्त अम्ल पूछ रहा है तो संतृप्त अम्ल इनमें से कोई नहीं, ये सारे के सारे जो है असंतृप्त अम्ल है। तो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हाइड्रोजन आबंधन निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? बताएंगे तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन आबंध जो है तो निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? चार विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है, सही विकल्प की पहचान करना है। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा। वहां पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी चीजें मिलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप कहोगे हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आबंधन में अगर हम लोग बात करेंगे किसमें सर्वाधिक प्रबलता प्रदर्शित होती है तो आप कहोगे हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है किसके बराबर होते हैं? बताइएगा, पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। एक एंगस्ट्रॉम प्रतीक जो है वो बराबर होता है किसके? तो 10 की घात माइनस 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, 10 की पावर 8 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर या फिर 10 की पावर माइनस 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? एक एंगस्ट्रॉम जो है वो बराबर होता है किसके? तो आप कहोगे 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा ये प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो कौन सा आपसे पूछ रहा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ है जो ताप पर द्रव होता है? ठीक है, बाकी की बात करेंगे तो बाकी सारी तो गैस हो जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई एक है जो इस ताप पर द्रव अवस्था में रहेगा, बाकी की बात करेंगे तो बाकी सारी तो गैस हो जाएंगी। तो प्रोपेन है, पेंटेन है, एथेन है या फिर ब्यूटेन है? 85वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा? तो आप कहोगे पेंटेन है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एसिटिलीन अविलेय है एसीटोन में, अल्कोहल में, जल में, इनमें से कोई नहीं? एसिटिलीन अविलेय है किसमें है? किसमें अविलेय है? अगर हम लोग बात करेंगे एसिटिलीन की तो ये अविलेय है और ये किसमें है? तो एसीटोन में, अल्कोहल में, जल में, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे जल में। ठीक है, कहां पर? तो जल में अविलेय है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का, आखिरी प्रश्न है, बताइएगा क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलेमिन अभिक्रिया देने लगे? प्राथमिक, किसी भी प्रकार का, तृतीयक, द्वितीयक? क्या हो जाएगा? तो क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलेमिन अभिक्रिया देने लगे? तो प्राथमिक, किसी भी प्रकार का, तृतीयक, द्वितीयक? क्या हो जाएगा?
तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज ये छोटा सा सेशन था जहां पर हम लोगों ने बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक साइंस के प्रश्नों को किया है, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर लिएगा, सब्सक्राइब कर लिएगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।